बच्चों कल एक आपने क्वेश्चन लिखा था शायद, लोन वाला। आपने सॉल्व किया उसको? क्या है आंसर? 20250 सबका आया? उसमें आप क्वेश्चन को कुछ नंबर दे रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, जो भी है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके आगे एक क्वेश्चन और ऐड करो, कल के क्वेश्चन में एक चेंज करा रहा हो। वहां लिखना, आई एम डिक्टेटिंग। कल का जो क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम लोग। वहां लिखो, व्हाट इफ इन अबाउ एग्जाम्पल, व्हाट इफ इन अबाउ एग्जाम्पल employee repays rupees 50,000. What if in above example employee repays rupees 50,000 on 1st June, comma 1st September, comma 1st June, comma 1st September, comma 1st December, comma 1st March each. Full stop. उसने 50,000 हर महीने पे करने के जगह ये चार डेट्स को पे किया है: 1st जून, 1st सितंबर, 1st दिसंबर, 1st मार्च। तो कैसे अप्रोच करोगे बताओ? हाँ, 35,000। नो। 27,250, राइट। 27,250। सब लोग ये फॉर्मेट बनाओ ना, फिर डिस्कस करते हैं। पहले फॉर्मेट बना लो सब लोग, प्लीज। बनाए? 27,250। ये फॉर्मेट सबने बनाया। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, इसने फर्स्ट पेमेंट कब किया है? 1st जून को किया है। तो 1st जून को पेमेंट करने की वजह से जून के एंड का आउटस्टैंडिंग विल नाउ चेंज टू 9,50,000। ठीक है। जून के पहले के 2 महीने का आउटस्टैंडिंग सेम रहेगा। तो हम लोग को 2 महीने का साथ में कैलकुलेशन करते हैं। तो आप ऐसा देखो, टाइम पीरियड में अप्रैल टू मई, ये दोनों भी मंथ के एंड में आउटस्टैंडिंग 10 लाख ही रहेगा। ठीक है। फिर इसने जून में पेमेंट किया, तो जून के मंथ का आउटस्टैंडिंग चेंज होकर कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, जून में जो पेमेंट किया उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कब किया? सितंबर में। तो हम लोग जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स का हम लोग सेम ले सकते हैं, जून टू अगस्त। आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 9,50,000। फिर उसके बाद उसने पेमेंट वापस कब किया? 1st सितंबर। तो सितंबर से लेके नवंबर तक का सेम रहेगा।
सितंबर टू नवंबर 9 लाख। और उसने क्या किया फिर दिसंबर में पेमेंट किया, तो दिसंबर से फरवरी तक का सेम रहेगा। $8,50,000। एंड लास्ट मार्च मंथ में और पेमेंट करने की वजह से आउटस्टैंडिंग विल चेंज टू 8 लाख। आपको निकालना है कैलकुलेशन करके, इंटरेस्ट बेनिफिट कितना होगा 10 लाख इनटू उसका बेनिफिट 3% का था पूरे साल का, हमें ये 2 मंथ्स का चाहिए अप्रैल एंड में, तो कितना होगा 2/12 कितना आएगा 5,000। वैसे ही सारे कैलकुलेशन करो 9,50,000 इंटू 3% इंटू जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स का है 3/12। ऐसे पूरे कैलकुलेशंस बताओ एंड तक। डन, सबका हो गया। सभी लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 21 पे। अच्छा बच्चों, बिफोर वी डू इलस्ट्रेशन 21, आप लोग वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई का चार्ट निकालो एक बार। आगे क्या, चलो ठीक है। सी बच्चों, ये चार्ट में एक बार प्रोविजन ऑफ स्वीपर गार्डनर वॉचमैन पर्सनल अटेंडेंट, ये याद है आपको बताया हुआ। ठीक है, एक बार वापस आपको रिमाइंड कर रहा हूं, एक बार इसको रिवाइज भी करते हैं बिकॉज आज जिसका काम बहुत रहेगा आज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई 3 तरीके से बन सकता है, याद आ रहा है? कौन से 3 तरीके बताओ? डायरेक्टर एम्प्लॉय, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, सैलरीज एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अभी तक बताया नहीं, तो आपको उसको ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मोर और लेस क्वेश्चन में आपको क्लू दिया जाएगा, या तो डायरेक्टली लिखेंगे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट हिंट देगा, वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है ऐसे लिख दिया, या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है 20% ज्यादा वोटिंग पावर एंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ अगर लिखा है तो यू मस्ट बी केयरफुल कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को क्लू दे रहा है। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो उनको नीचे दिए हुए 5 परक्विजिट्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल होता है, जिसमें से हमने एक ही पढ़ा है, कौन सा? ये डोमेस्टिक सर्वेंट जिसको हम लोग बोले, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। अच्छा बच्चों, मैंने आपको इसके यहां पे ही एक जनरल नोट लिखा के दिया है, कोई भी परक्विज कोई भी चीज अगर ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का, क्या है? ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉय की। कोई भी बिल पे करना, कोई भी अमाउंट पे करना अगर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है, इट इज क्लियरली अ परक्विजिट टैक्सेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड फर्क नहीं पड़ता है।
बोला था क्या? ठीक है, अब देख लो इसमें ये जो टेबल है ये कैसे समझ रहा है आपको, देख लो। ऑब्लिगेशन अगर है तो ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड दोनों में टैक्सेबल है। ऑब्लिगेशन नहीं भी है तो भी कहां टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड में, क्योंकि ये परक्विजिट उनके लिए एक्सक्लूसिवली बना है। इज इट क्लियर? ये तो हमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, राइट? चलो, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, सिमिलर तरीके से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट का हेडिंग क्या लिखा है, फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। अब मैंने क्या किया, इसी का एक ब्रॉडर चार्ट बनाया, आगे आपको कलर नोट्स में ऐसा कुछ मिलेगा, देखो, परक्विजिट इन केस ऑफ बिल पेमेंट, कम टू दिस चार्ट। आगे क्या, और एक काम करो, वहां पे वो सेकंड पॉइंट जो लिखा है ना, ये फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, यहां पे वो चार्ट का रेफरेंस दे दो आप लोग। दे दिया, परफेक्ट। अब ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं बच्चों, बिल पेमेंट अगर एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पे करता है कोई भी बिल, है ना, उसमें स्पेसिफिक केस है फोन बिल या टेलीफोन बिल का। फोन या टेलीफोन बिल एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर भर रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोन बिल और टेलीफोन बिल? नाउ दिस कुड बी योर पोस्ट पेड बिल। बहुत सारे एम्प्लॉयज, आज भी बहुत लोग पोस्ट पेड सिम कार्ड यूज करते हैं, उसका हर महीने बिल आता है, ओके। तो फोन का बिल है या टेलीफोन का बिल है, ये कौन, किसका बिल है? एम्प्लॉय का। कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर। अब एक्चुअली देखा जाए तो एम्प्लॉय का बिल तो एम्प्लॉय ने भरना चाहिए, बट एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है। तो यहां पे एग्जेम्प्ट किया उन्होंने, व्हाई? थिंक, सोच के बताना आंसर। काम के लिए भी हो सकता है। हाँ, परक्विजिट टैक्सेबल कब करते हैं? एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है तो, ठीक है, ओके। बच्चों, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फोन बिल या टेलीफोन बिल एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा आ रहा है, बिकॉज एम्प्लॉय जो है ऑफिस के काम से बहुत सारे कस्टमर्स को कॉल कर रहा है। से सेल्स पर्सन है कौन, एम्प्लॉय, एंड बिकॉज ही इज इन द सेल्स टीम, ही हैज टू मेक अ लॉट ऑफ कॉल्स। अब उस चक्कर में उसको बहुत ज्यादा बिल आ गया। अब एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, सर ये तो मैंने ऑफिस के काम के लिए ये सब मैंने खर्चा किया, आप इसका बिल भरो। एम्प्लॉयर बिल भर रहा है। तो देखो क्या होता है पता है, नाउ दिस पॉइंट इज वेरी डिबेटेबल, कि इसमें वो फोन कॉल्स जो कर रहा है उसमें उसके प्राइवेट कॉल्स भी है, उसमें बिजनेस कॉल्स भी है, तो इसको बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पूरा एग्जाम कर दिया। सिमिलर लाइंस ऑफ व्हाट वी हैव डन विद लैपटॉप और कंप्यूटर का परक्विजिट, याद है? ठीक है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर में मैंने आपको क्या बताया था, बिजनेस के काम के लिए भी कर रहा है और पर्सनल ऐसे टाइम पास भी कर रहा है। तो वी कैन नॉट बाइफरकेट एज सच कि भाई कितना क्या है प्रोपोर्शनेटली, और यहाँ पे वो बाइफरकेशन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर को, कि भाई इतना ऑफिस के लिए यूज है, इतना पर्सनल काम के लिए तेरे को एम्प्लॉयर ने बिल पे कर दिया, ये परक्विजिट है, वो निकालना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो गया, इसलिए उसको सिंपल कर दिया, एग्जाम कर दिया। समझ में आई बात? क्या बताया मैंने, फोन बिल या टेलीफोन बिल एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉयर भरता है, कोई भी क्वेश्चन में दिखा, इट इज एग्जाम्ड इन ऑल दी केसेस। व्हाई? बिकॉज डिफिकल्ट है बाइफरकेट करना, जेन्युइनली बेनिफिट कितना है और नहीं है, ओके, एग्जाम कर दिया, ठीक है। तो ये अगर कोई क्वेश्चन में दिखता है तो आपको ज्यादा इसका हेडिक लेना नहीं है, एग्जाम्ड है सारे एम्प्लॉयज को, ओके, लॉजिक मैंने ऑलरेडी बताया। अब यहाँ आ जाओ, बाकी जो दूसरे केसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, वाटर सप्लाई है, आइडियली एम्प्लॉय का अगर ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ऑब्लिगेशन कब होगा, वो बोलो पहले। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, व्हेन विल दिस बी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय? इमेजिन दिस, एम्प्लॉय का खुद का घर है, उसके नाम से बिल आ रहा है, गैस बिल उसका है, उसके नाम से गैस कनेक्शन है, उसके नाम से लाइट कनेक्शन है, उसके नाम से वाटर कनेक्शन है, ये सब बिल ऑब्वियसली उसके नाम से रहा, तो उसका ऑब्लिगेशन हो गया, उसको पे करना चाहिए। अब हमने क्या सीखा था, अगर कोई भी चीज ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का और वो एम्प्लॉयर बढ़ता है तो सीधा सीधा बेनिफिट है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी थी भरने की, एम्प्लॉय की, और वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। दिस इज डायरेक्ट बेनिफिट टू एम्प्लॉय। परक्विजिट में हम लोग टैक्सेबल, हम लोग हमेशा कौन सी चीज करते हैं, जो फायदा है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा फायदा है। सो इन सच केस वी मस्ट नॉट आस्क कौन सा एम्प्लॉय है, स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड, ऑब्लिगेशन बोलने के बाद सारे एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा, सेम हमने जैसा डोमेस्टिक सर्वेंट का ट्रीटमेंट दिया था वैसे ही, देख लो। अब यहाँ पे पूछा गया इज इट ऑब्लिगेशन, अगर ऑब्लिगेशन है यस, तो क्या लिखा है, टैक्सेबल इन ऑल केसेस, स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। ये इजी है क्या, सेम है पूरा, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, ठीक है। अच्छा, नो कब होगा बताओ? अब बहुत सारे, हाँ,
क्या बोल रहे हो? ऑब्लिगेशन कब नहीं होगा वही पूछ रहा हूँ। गिव मी एन एग्जांपल, ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एम्प्लॉयर खुद घर दे रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉयर के नाम पे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने घर दिया, लाइट बिल भी एम्प्लॉयर भर रहा है, और सारे गैस कनेक्शन भी एम्प्लॉयर कर रहा है, नौकर चाकर भी एम्प्लॉयर ने लगाया है। ऐसे जनरली कब होता है? आईएएस ऑफिसर्स के केस में, जहां पे उनको घर के साथ सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, है ना, उनको ज्यादा हेडेक लेना ही नहीं है। ओके, सो इन सच केस वो ऑब्लिगेशन नहीं है एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय के नाम पे कुछ लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर सप्लाई कुछ नहीं है, तो ये ऑब्लिगेशन नहीं होता है। बट फिर भी टैक्सेबल होगा इफ ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ लिखा टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग 5 परक्विजिट पढ़ रहे हैं, ये हर जगह स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, ऑब्लिगेशन रहो चाहे मत रहो। बट अगर ऑब्लिगेशन है तो हर जगह टैक्सेबल होने वाला है, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड। समझ में ये बात क्या बोला मैंने? ओके चलो, तो इफ दिस इज क्लियर बच्चों, ये देख लो, ये 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फ्री और कंसेशनल टिकट्स, लिखा है क्या? ओके, तो फ्री और कंसेशनल टिकट्स, कैन यू क्विकली कम टू, ये देखो थोड़ा सा ना आपको इधर उधर थोड़ा घूमना पड़ेगा यार। आप नोट्स में हो, रेफरेंस दे तो इसलिए हर जगह कंसेशनल। कहीं दिख रहा है क्या? देखो टिकट, ये यहाँ पे मेरे को मिल गया, देखो अभी आप लोग, फ्री और कंसेशनल टिकट आ गए क्या सब लोग? फ्री और कंसेशनल टिकट में, ऑलराइट, इट्स अ वेरी सिंपल टेबल बच्चों, आ जाओ यहाँ पे, प्लीज रेफरेंस दे दो। दिया सबने रेफरेंस? ऑल राइट, लिसन नाउ बच्चों, सभी लोग ध्यान दो, पूरा पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, और देखो आपको यहाँ पे कैसे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। प्रोविजन ऑफ पर्सनल और प्राइवेट जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल फेयर टू एनी एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड बाई एम्प्लॉयर हु इज एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स। इसको हाईलाइट करो, ये देख लो, इसको स्पेसिफिकली आप हाईलाइट करो, बाय एन एम्प्लॉयर हु इज एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। इसका मीनिंग बताओ पहले आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं आगे। एम्प्लॉयर का खुद का बिजनेस है वो, कि वो गुड्स या पैसेंजर को कैरी कर रहा है। गिव मी गुड एग्जांपल्स हियर। हाँ, एसटी महामंडल, ठीक है, और इंडियन रेलवेज हो गया, ठीक है, ये इंडिगो वाला हो गया, शर्मा ट्रेवल्स हो गया, जिनका भी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जो एम्प्लॉयज, हम लोग उन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, हम लोग उन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि आपको सबको? नाउ आप एक काम करो, पहले बिफोर वी रीड एनीथिंग फर्दर, आप यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे इंडियन रेलवे आ सकता है, ठीक है, इसमें इंडिगो एयरलाइंस लिख दो, बेसिकली हाँ जेट एयरवेज ही हो, नहीं इंडिगो एयरलाइंस, सॉरी जेट एयरवेज तो डूब गया ना। ओके, और शर्मा ट्रेवल्स, हर तरीके के एग्जांपल्स आ गए, ठीक है, ट्रेन, बस और फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, लिसन, ध्यान दो, इतने छोटे पॉइंट को इतना डिस्कशन करके क्या मतलब आ रहा है ना, और सैलरीज तो बहुत छोटा है, तुमको समझ में आ गया? आ जाओ, अब देख लो, अगर अपना एम्प्लॉयर का बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का है, इन सच केस क्या हो सकता है, देख लो, बहुत ये नॉर्मल लगता है कि आपको, आप बताओ, एम्प्लॉय का खुद का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, और वहां पे एम्प्लॉयर क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ऑलरेडी है, एम्प्लॉय को टिकट फ्री में मिल रहे ट्रैवलिंग पर्पज के लिए, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ क्या लिखा है, इफ एम्प्लॉयर इज इन एयरलाइन और रेलवे, अगर एम्प्लॉयर एयरलाइन या रेलवे में, तो पे नील लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, वाई? दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस यूज करके बोलो, नील क्यों हो गया भाई ये? हाँ, इमेजिन दिस, कि कोई एयर हॉस्टेस है
और इंडिगो एयरलाइंस में शी इज वर्किंग। नाउ टेल मी वन गुड थिंग, उसका तो काम है यार, वो काम की वजह से शी इज इन द फ्लाइट, उसका खर्चा आने जाने का, फ्लाइट का टिकट का खर्चा तेरा निकल, ऐसा थोड़ा ना होता है। शी इज वर्किंग इन द फ्लाइट। कोई पायलट है, प्लेन अगर उड़ा रहा है, वो पायलट को टिकट का पैसा वो चार्ज करेंगे, सही होगा क्या? तो उसको अगर सपोज, अगर इमेजिन करो यहाँ पे गवर्नमेंट आके ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू लगा रही है, असेसिंग में आके बोल रहा है देखो आपका तो फ्लाइट का खर्चा आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, आपकी तो ऐश होगी, आपको तो टिकट का खर्चा ही नहीं लग रहा है। अरे काय का टिकट का खर्चा नहीं लग रहा है, मैं काम करता हूं यहाँ पे, बोलेगा वो। मेरा बेनिफिट क्या है इसके अंदर? बेनिफिट कब होगा? जब वो अलग से और कुछ उसको कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज अगर एम्प्लॉयर ने दे रहा है, तो काम के सिलसिले में वो फ्लाइट में उड़ रहा है ना? ठीक है, इमेजिन दिस, सपोज बच्चों से कोई ऑफिसर है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई रेलवे में रेगुलरली काम कर रहा है, ठीक है, कोई से रेलवे का कैप्टन है, ओके, जो ट्रेन चला रहा है, उसका बिजनेस, उसका काम ही वो, रोज उसका जॉब ही वो, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जॉब उसको ट्रेन में बैठना तो जरूरी ना भाई। अगर उसका एम्प्लॉयर उसको अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू लगाओगे कि सर उसको तो फ्री में टिकट मिल गया, अरे फ्री में क्या, उसका नेचर ऑफ जॉब ही है, देयर इज नो बेनिफिट एज सच, वो काम की वजह से वो ट्रेन में बैठा है, ऐसे आराम से वो टेका लेके नहीं बैठा है ना, ट्रेन क्रैश हो जाएगी। तो मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, सी, इफ एम्प्लॉयर इज ऑपरेटिंग एयरलाइन और रेलवे, तो ये दो केसेस में जो एम्प्लॉइज है उनको ऐसा कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, ये अज्यूम करके नील कर दिया, वैल्यूएशन क्या कर दिया, नील, जीरो है, बिकॉज देर इज नो बेनिफिट। बेनिफिट क्यों नहीं है? बिकॉज वो पर्सनल नेचर की वजह से, पर्सनल रीजन के वजह से वो एयरलाइन या रेलवे में ट्रैवल नहीं कर रहे, दैट इज वेरी नेचर ऑफ देयर वर्क, वो काम की वजह से वो रेलवे या एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। बट इन एनी अदर केस, यहाँ पे क्या बोला है, अगर कुछ और केस है तो ये बोल रहा है वैल्यू एट विच सच बेनिफिट और एमिनिटीज ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू पब्लिक as reduced by the amount if any paid or recovered from the employee for such benefit or amenity. Can you explain this? जितना एम्प्लॉयर पब्लिक से चार्ज करता टिकट का माइनस अगर कुछ रिकवर किया तो उतना बेनिफिट हो गया एम्प्लॉय को, वो वैल्यू पर विजिट होगा। समझ में आया कि आपको क्या बताया? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एयरलाइन या रेलवे का एम्प्लॉय है, उसको फ्री में टिकट मिल रहा है, तो कोई एहसान नहीं किया एम्प्लॉयर ने, उसका काम था एम्प्लॉय का, इसलिए वो ट्रेन में या एयरलाइन में बैठा है। समझ में आया? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई रैंडम केस है, वहां पे एम्प्लॉयज को अगर ऐसा कुछ बेनिफिट मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना टिकट का खर्चा पब्लिक से चार्ज कर रहा है उतना बेनिफिट हो गया, अगर कुछ रिकवर किया तो माइनस कर दो उतना अमाउंट, खत्म, दैट्स इट। दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ के लर्न कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, ऐसा करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। एयरलाइन ने रेलवे एम्प्लॉयज को एग्जाम कर दिया, बाकी जगह पे टैक्स लगेगा कितना, जितना उसका फायदा हुआ है। फायदा कैसे निकालोगे? जितना नॉर्मल पब्लिक से चार्ज के टिकट का खर्चा माइनस कुछ रिकवर किया एम्प्लॉई से, उतना माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। बट दिस इज स्पेसिफिकली टैक्सेबल टू विच एम्प्लॉइज? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, नॉन स्पेसिफाइड को टैक्सेबल नहीं है, क्लैरिफाई कर रहा हूं, यहां ऊपर लिखना चाहते हो लिख दो, नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। किंग को सबको इंक्लूड करके कॉमन पॉइंट बनाया। लीव ट्रैवल कंसेशन इज वेरी डिफरेंट। लीव ट्रैवल कंसेशन इज इन जनरल फॉर एवरी एम्प्लॉय हु इज गोइंग ऑन अ लीव। ये लीव का नहीं है, ये तो उसका काम है रोज, ये तो, और ये स्पेसिफिकली कौन से एम्प्लॉयर्स को कवर करे वो पढ़ो, उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होना चाहिए, वहां ऐसा कुछ नहीं है, वेरी डिफरेंट पॉइंट। ऊपर यहां क्या लिखोगे, ये वाला पॉइंट किसको एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ओनली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, नॉन स्पेसिफाइड को तो एग्जाम्प्ट ही है, नॉन स्पेसिफाइड टैक्सेबल नहीं लगेगा। दीज 5 prerequisites which we are studying right now, ये कौन से केसेस को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में ये टैक्सेबिलिटी अराइज होगा, नॉन स्पेसिफाइड को टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होता है। समझा क्या? क्वेश्चन में इसलिए कंफर्म करना है स्पेसिफाइड है नहीं है। हाँ, रेलवे के केस में स्टेशन मास्टर रहता है, नहीं उनको भी एग्जाम कर दिया, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सारे एम्प्लॉइज। हाँ हाँ, ये जो 5 जो बताया ना मैंने लिस्ट में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। इफ नॉन स्पेसिफाइड इज गेटिंग दीज बेनिफिट्स, इट इज एग्जाम्प्ट, इट इज एग्जाम्प्ट, कंप्लीटली एग्जाम्प्ट। हाँ ऑफ कोर्स, अगर वो ऑब्लिगेशन का केस बनता है तो अलग बात है, जैसे कि ऊपर के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताया, वो तो मैंने क्लियर किया। हाँ क्या, क्यों नहीं आएगा? ये थर्ड केस में आएगा शर्मा ट्रेवल्स, यहाँ पे इन एनी अदर केस में आएगा, सिचुएशन 2 में आएगा, ठीक है। सिचुएशन 1 है तो इट इज कंप्लीटली एग्जाम्प्ट,
In situation 2 it would be taxable. टैक्सेबल होगा। और अगर उसको नहीं, क्यों? अगेन प्रोविजन सिर्फ एयरलाइन और रेलवे को एग्जाम करता है, वी कैन नॉट क्वेश्चन क्यों। ठीक है। एंड एनी विच इफ दे आर गेटिंग अलाउंस, काफी बड़ा एग्जाम्पशन दिया अलाउंस के केस में, परक्विजिट तो टैक्सेबल है। ओके बच्चों, समझ में आएगा सबको? देख लो कितने पॉइंट्स बताया मैंने, 1 2 एंड 3। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, फोर्थ पॉइंट काफी बड़ा है। वी विल फर्स्ट कंप्लीट विच इलस्ट्रेशन वी वर डिस्कसिंग। 21 में होना प्लीज। आगे क्या? एक और पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करके बताता हूं। इलस्ट्रेशन 21 में आ जाओ। चलो, Shribala employed in ABC Company Limited as finance manager gives you the list of perquisites provided by the company to him for the entire financial year 25-26। ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में कुछ लिखा है नहीं लिखा है, डोमे ये क्या है, ये स्पेसिफाइड है नहीं है? कुछ भी नहीं बोला है ना? ठीक, ओके। क्या लिखा है? डोमेस्टिक सर्वेंट वॉज प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ बाला। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज 1500 पर मंथ। द सर्वेंट वॉज एंगेज बाय हिम एंड द सैलरी इज रिइंबर्स्ड बाय द कंपनी। बताओ इसका मीनिंग पहले पढ़ के बोलो, ये ऑब्लिगेशन किसका है? डोमेस्टिक सर्वेंट वॉज प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ बाला। Salary of domestic servant is 1500 per month. The servant was engaged by him and the salary is reimbursed by the company. मतलब ये वाला बच्चों, ये हाँ, नीचे का एक और लाइन देख लो। इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू पर विजिट? बेसिकली इज आस्किंग बोथ द केसेस। ये जो फर्स्ट है, सर्वेंट वाज एंगेज बाय हिम, मतलब वो उसको लेकर आ रहा है, नौकर को उसने अपॉइंट किया है। क्योंकि नौकर को उसने अपॉइंट किया है तो नौकर को पे करना उसका ऑब्लिगेशन हो गया। प्रोवाइडेड मतलब बेसिकली उसको बोला गया कि भाई तू नौकर लगा ले, हम लोग तेरा उसका पैसे दे देंगे, उसका मीनिंग वैसा है। ये सेंटेंस से क्लियर हो रहा है। बट सर्वेंट वाज एंगेज्ड बाय हिम मतलब वो उसने खुद उसको अपॉइंट किया है नौकर को। अगर वो खुद नौकर को लगा रहा है नौकरी पे तो उसको पे करना उसकी एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हो जाएगी। ये केस में ऑब्लिगेशन है। बताओ ये ऑब्लिगेशन है तो क्या करोगे? किसको टैक्सेबल? स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड। अच्छा राइट नाउ वी डोंट नो ये अपना एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नहीं है। फाइनेंस मैनेजर है तो कैसे जज कर रहे हो? फाइनेंस मैनेजर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में से कौन सा कंडीशन मीट कर रहा है? फाइनेंस मैनेजर कहीं लिखा ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? डायरेक्टर है एम्प्लॉय, वी डोंट नो डायरेक्टर है नहीं है, लिखा नहीं क्लियरली, इट इज वेरी ग्रे एरिया, हम लोग कुछ भी अज्यूम करके लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे दो अजम्पशंस लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग अज्यूम करें कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो अलग हो जाएगा, और नहीं है तो अलग हो जाएगा। सो आपको वैसा डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा। अच्छा, इन केस कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, बताओ क्या होगा? अगर कंपनी ने एम्प्लॉय किया तो? अगर ये स्पेसिफाइड है तो टैक्सेबल, नहीं है तो एग्जम्प्ट। क्लियर है? ओके एक एक करके लिखते हैं, चलो लिखो। मॉड्यूल में कुछ अजम्पशन किया है शायद से इसको। चलो लिखो बच्चों, डोमेस्टिक सर्वेंट। पहले एक सेकंड, क्या पूछा एंड में वो तो बताओ। कंप्यूट चार्जेबल परक्विजिट, ठीक है वहां लिखो, पहले ऊपर हेडिंग लिख दो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ श्रीवाला। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स in the hands of
in the hands of Shrivala. लिखा? ऑलराइट, लिखो वहां पे. Number 1, if domestic servant is employed by Mr. Bala, if domestic servant is employed by Mr. Bala, then it shall be the obligation, then it shall be the obligation of employee shall be the obligation of the employee, full stop. In such case, the perquisite shall be taxable for all categories of employees. In such case, the perquisite shall be taxable for all categories of employees. ब्रैकेट में लिखो specified or not. Specified or not. Full stop. Next line. Therefore, taxable perquisite value is equal to. Therefore, taxable perquisite value is equal to 1500 into 12. 1500 into 12. कितना है? 18,000. ठीक है बच्चों, लेट अस अज्यूम दैट दिस पर्सन इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. अजम्पशन लिख रहे हैं हम लोग, और वो अजम्पशन के बेसिस पे आगे का क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट? ठीक है, हमारे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं कुछ, इसलिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. क्यों अज्यूम करना चाहिए? देखो अभी तक क्या था, मैं आपको पहले बताया था. अभी तक मैंने आपको बताया था वैसे एक लेक्चर में, 50,000 रुपए के ऊपर जो भी पर्सन का सैलरी जाता है वो अपने आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन रहा था, बट वो लिमिट हटा के भी गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? प्रिस्क्राइब कर दिया. ठीक है, अच्छा, बिकॉज इज अ फाइनेंस मैनेजर, इट इज फेयर टू अज्यूम सैलरी अच्छा खासा होगा. उस बेसिस पे हम लोग लिख रहे हैं. नाउ यू कैन मेक एन ऑल्टरनेट अजम्पशन दैट ही इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन, वो भी सही रहेगा. ठीक है, बट ऑन अ सेफर साइड इसको स्पेसिफाइड मान के सॉल्व करते हैं. व्हाई? बिकॉज आगे के एक दो एडजस्टमेंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए ही बने. ओके मैं बताऊंगा आपको. अभी आगे लिखो. ये बताओ, अगर बच्चों डोमेस्टिक सर्वेंट को कंपनी ने एम्प्लॉय किया तो वो ऑब्लिगेशन है नहीं है? नहीं है, तो कहां टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड के केस में हम लोग वही अज्यूम करें. लिखो, इफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज employed by the company, if domestic servant is employed by the company, then it shall not be the obligation of Shrivala. Full stop. आगे लिखो. In such case, it shall be taxable in the hands of. In such case, it shall be taxable in the hands of only specified employee. Only specified employee. Full stop. आगे लिखना. Assuming that Shrivala is a specified employee,
assuming that Shribala is a specified employee, comma, बताओ क्या करोगे? हाँ, ₹18,000 shall be taxed. ₹18,000 shall be taxed as perquisite even if company has employed the domestic servant. Even if company has employed the domestic servant. हो गया? ऑलराइट बच्चों, सेकेंड वाला पॉइंट जो है ना, इसको समझने के पहले आप एक बार वापस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के चार्ट में हो. उसमें कितने पॉइंट्स बताए मैंने आपको? 3 पॉइंट बताए. एकदम लास्ट वाले पॉइंट में हो. फोर्थ वाला पॉइंट थोड़ा लंबा डिस्कशन चलेगा उसका, छोड़ दो. फोर्थ वाला, लास्ट वाला भी बता रहा हूं पहले. लास्ट वाला क्या लिखा है? ये देख लो. प्रोविजन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉइज, चिल्ड्रन और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड. इसका भी एक कलर नोट्स में आगे चार्ट रहेगा, देखो. एजुकेशनल फैसिलिटी ये वाला है क्या? हाँ, इसका आप रेफरेंस दे दो. आगे क्या सभी लोग? अब बच्चों सुन लो अच्छे से क्या बता रहा हूं. एवरीवन प्लीज फोकस करो यहाँ पे, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दो. एक बहुत छोटा सा चार्ट बना है यहाँ पे. यहाँ पे केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जहां पे एम्प्लॉयर इज हैविंग हिज ओन स्कूल. एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, ठीक है. या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एम्प्लॉयर ओन करता है उसको. ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा. एम्प्लॉयर कोई स्कूल को या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ओन कर रहा है और उस स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं. ऐसा अगर कुछ केस है तो ये टैक्सेबल होगा जो एजुकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, बट उसमें एग्जाम्शन एम्प्लॉय के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ₹1,000 पर मंथ का, पर चाइल्ड का एग्जाम्शन है. ओके, एग्जाम्शन ऑफ ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹1,000 का एग्जाम्शन है. बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना. दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. वो अलग है. वी आर स्टडिंग परक्विजिट नॉट अलाउंस. अब बताओ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या होता है? वो तो कैश में दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को और बोल रहा है देखो तेरे बच्चों के एजुकेशन का जो खर्चा है वो इसमें से निकाल ले. उसको कुछ लेना देना नहीं, वो सीधा सीधा प्योरली कैश दे रहा हाथ में. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड दिस इज अ एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है जहां पे एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ने की, ठीक है. तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्शन मिलेगा परक्विजिट में से ₹1,000 हर महीने का हर बच्चे का. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड का लिमिट लिखा है क्या? नहीं. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में लिखा था क्या? कितना था? 2 बच्चों का था, ठीक है. अच्छा यहाँ पे हाँ चिल्ड्रन. ओके, आगे यहाँ क्या लिखा है? ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय के साथ में उसके घर के जो और दूसरे जो मेंबर्स है, उसके भाई बहन है, उनके भी बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों? चिल्ड्रन ऑफ मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड. अगर ऐसा कुछ है तो ये बोल रहा है परक्विजिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ नेबरिंग लोकेलिटी. मतलब क्या है? मतलब आसपास के नेबरिंग स्कूल जो चार्ज कर रहे हैं है ना, उतना परक्विजिट होगा, उतना फायदा इनको मिल गया. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? बिकॉज कंपेरेबल नहीं है, ये पैसे तो चार्ज नहीं कर रहे. तो ये क्या बोल रहा है? जो नेबरिंग लोकेलिटी में जो एजुकेशन का जो खर्चा है वो होगा परक्विजिट का वैल्यू. यहाँ एग्जाम्शन दिया है क्या? नहीं दिया है. कहाँ एग्जाम्शन दे रहा है? एम्प्लॉय के खुद के बच्चे पढ़ रहे तो एग्जाम्शन मिलेगा. समझा? ठीक है. अच्छा, दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल टू विच एम्प्लॉइज? ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का चार्ट बना है. किसका, कौन सा चार्ट है? कौन से केस में आएगा? ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है. नॉन स्पेसिफाइड में
डिस्कस ही नहीं करना है, नॉन स्पेसिफाइड में टैक्सेबिलिटी नहीं है, सिर्फ स्पेसिफाइड को टैक्सेबल किया है। समझ में आया कि क्या बताया? ठीक है। अच्छा, और बच्चों यहाँ लिखा है चिल्ड्रन ऑफ मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड, इसमें कवर्स ग्रैंड चिल्ड्रन, ये लिखा है स्पेसिफिकली, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कवर करना है। ओके। अच्छा, एक नोट लिखा है नीचे, ये देख लो, रियम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन एनी अदर स्कूल शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल इन ऑल केसेस स्पेसिफाइड और नॉट। ये चार्ट जो हम लोग पढ़ रहे, इस चार्ट की खासियत क्या है? ये चार्ट में स्कूल किसका है? एम्प्लॉयर का है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि एम्प्लॉयर के स्कूल नहीं है, ठीक है, और एम्प्लॉय अपने बच्चों को कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, और वो प्राइवेट स्कूल का जो भी पूरा खर्चा है वो एम्प्लॉय ने पहले कर दिया, बाद में वो रिकवर कर रहा है किससे? एम्प्लॉयर से। प्लीज अंडरस्टैंड, लुक एट दिस केस, ध्यान से सुनो। ये देखो, एम्प्लॉय है, इसके बच्चे जा रहे हैं कोई प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, स्कूलिंग का खर्चा है से 2 लाख रुपए। ये इतना पूरा अमाउंट जो है ना, ये पहले एम्प्लॉय ने पहले अपने पॉकेट से पे किया। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय। बाद में क्या किया? बाद में ये अमाउंट उसने अपने एम्प्लॉयर को बोल के रियम्बर्स करवा लिया, बिल दिखा दिया, और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ने क्या किया? रिकवर कर लिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है, ठीक है। ये अलाउंस है, परक्विजिट है? सोच के बताओ, गड़बड़ मत करो, थिंक, एवरीवन शुड थिंक एंड आंसर। ये अलाउंस है, परक्विजिट है? परक्विजिट क्यों बोल रहा है, अलाउंस क्यों नहीं? रियम्बर्समेंट जब भी होता है ना, वो एक फैसिलिटी है, वो एक बेनिफिट है, इट इज नॉट अलाउंस। अलाउंस का नेचर कैसे होता है? अलाउंस में आपको एडवांस में मिलता है, सब कुछ साथ में, मतलब बिफोर हैंड मिलता है। ये खर्चा होने का रिकवरी चल रही है, रियम्बर्समेंट बोलते हैं इसको। रियम्बर्समेंट शब्द जहां पे भी आता है, प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट अलाउंस, इट इज परक्विजिट, ठीक है। अब बताओ, ये परक्विजिट क्या करोगे? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? एम्प्लॉय के। एडमिशन किसने करवाया? एम्प्लॉय ने करवाया। मेरी बात को सुनना अच्छे से, एम्प्लॉय पूरा काम कर रहा है, एडमिशन का काम, स्कूल सेलेक्ट करना, सब कुछ कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। स्कूल वाले फीस मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉय के पास। एम्प्लॉयर को तो बाद में वो बिल देके रिम्बर्स करवा रहा है। बच्चों, ये ऑब्लिगेशन इसका हो गया। क्यों? एम्प्लॉय ने एडमिशन किया, एम्प्लॉय के बच्चे जा रहे हैं, अगर कल को फीस टाइम पर नहीं आती है तो स्कूल वाले एम्प्लॉय को ही कॉल करके बोलेंगे भाई आपकी फीस नहीं है अभी तक। समझ में आया क्या? दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड व्हाट हैव वी स्टडीड अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय? टैक्सेबल है भाई, कुछ भी नहीं पूछना है, सबको टैक्सेबल है। ये नोट में ये वही क्लैरिफाई कर रहा है। रियम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी इन एनी अदर स्कूल शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल इन ऑल केसेस। और ये वाला केस जो हम लोग डिस्कस करें, ये बहुत यूनिक स्पेशल केस होंगे, क्योंकि स्कूल किसकी है? एम्प्लॉयर के। क्वेश्चन में लिखा है एम्प्लॉयर के स्कूल, तो दिमाग में बल चलना चाहिए, अरे ये वाला पॉइंट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल है। वो भी वहां पे भी एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे तो एग्जाम्शन दिया 1,000 रुपए का, समझा क्या? और उसके घर वाले, घर के दूसरे बच्चे पढ़ रहे तो वो टैक्सेबल है। हम लोगों को नेबरिंग स्कूल का उसका इक्विवेलेंट अमाउंट चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देंगे आपको। इज इट क्लियर नाउ? बोलो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन में हमने क्या अज्यूम किया? अपना एम्प्लॉय कौन है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रन आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन एंड ओन्ड बाय द कंपनी। मतलब ये वाला चार्ट है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को एप्लीकेबल होगा क्या? बोलो। यस। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन फॉर आरती इज कंप्यूटेड 900 पर मंथ एंड फॉर अशोक इट इज 1200 पर मंथ। क्या करोगे? आरती के लिए तो 900 में से 1000 तक आपको एग्जाम्शन मिलता था, पूरा एग्जाम हो गया। और अशोक के लिए 1200 मिला है, उसमें से 1000 आपको हर महीने का एग्जाम्शन मिल रहा है, तो 200 रुपए इंटू 12, 2400 टैक्सेबल हो गया, खत्म। वही लिखा है, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। ओके परफेक्ट, समझ में आएगा सबको? लेट्स राइट दिस, चलो सेकेंड वाला बिट। नहीं लिखा नहीं कुछ। सेकेंड पॉइंट, इन केस वेयर educational institution is in case where educational institution is owned by employer, in case where educational institution is owned by employer, comma, the perquisite shall be taxable the perquisite shall be taxable
only in case of specified employee. That too subject to exemption of rupees 1000 per month per child. particulars rupees. आज बीकॉम का एग्जाम था ना, तो सब रेगुलर बीकॉम के एग्जाम के दिन जैसे लेते वैसे ही क्लासेस है। बहुत लोग पूछ रहे मेरे पास क्लास कब है क्या है। मैं क्या भूल जाता, तुम लोग भूल गए, तुम लोग पूछ रहे मेरे को कब है क्लास, कब तक है क्लास। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। अब लिखो आरती, स्पेलिंग जैसे लिखा है वैसे लिखो, आरती। ब्रैकेट में लिखो 900 रुपीज पर मंथ माइनस 900 रुपीज पर मंथ, पूरा माइनस हो गया बेसिकली, एग्जम्पशन। रुपीज में 0 आएगा। नंबर 2 अशोक, ब्रैकेट में लिखना रुपीज 1200 पर मंथ माइनस रुपीज 1000 पर मंथ इंटू 12 कर दो, 2400 रुपीज में आ गया। Therefore total 2400 आ गया। चलो थर्ड पॉइंट, ये तो आपका फेवरेट एरिया है, आपको अभी तक लर्न हो चुका है ऐसा मेरे को लग रहा है। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, और उसका एक्चुअल कॉस्ट दिया है 1,10,000। बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर, इसको रिवीजन की जरूरत है ऐसा मेरे को लग रहा है। लग रहा है आपको? तो मूवेबल एसेट का परक्विजिट कैसे निकालते हो? पहले वो चार्ट पूरा बताओ, यूज है या सेल है ये पूछो। ये यूज है या सेल है? ओके यूज है। तो कोई अगर मूवेबल एसेट यूज करने के लिए मिल रहा है तो लैपटॉप या कंप्यूटर तो पूरा एग्जाम। अदर एसेट्स में एम्प्लॉयर ओन करता है तो 10%, नहीं तो रेंट जो पे किया वो अमाउंट। यहाँ पे एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, कितना हो गया? 11,000। लिखो वहां पे। चलो अमाउंट ऑफ परक्विजिट, नंबर 3 अमाउंट ऑफ परक्विजिट for use of movable asset, such as television, refrigerator and air conditioner is equal to rupees 1,10,000 into 10%, कितना? 11,000। फोर्थ पॉइंट बताओ, गिफ्ट वाउचर वर्थ 10,000 was given on occasion of marriage anniversary। अच्छा वैसे गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज एग्जम्प्ट, एनिवर्सरी लिखा है और ये बोल रहा है कि सारे वो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज है उसके ऊपर के ग्रेड के एम्प्लॉइज को गिफ्ट मिलता है, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता है। गिफ्ट एम्प्लॉयर से अगर मिलता है, गिफ्ट वाउचर काइंड का गिफ्ट हो गया, 5,000 के ऊपर है क्या तो टैक्सेबल होगा, बट 10,000 माइनस 5,000 करके बैलेंस 5,000 टैक्सेबल करना है। मॉडल में 2 व्यूज लिखे हैं, पूरा 10,000 टैक्सेबल करके भी बोल रहा है और नीचे बोल रहा है 5,000 भी हम लोग माइनस करके 5,000 को टैक्सेबल भी कर सकते हैं। ग्रे एरिया है थोड़ा। हम लोग क्या करेंगे, एग्जम्पशन देंगे 5,000 का, एसएससी का बेनिफिट होगा उसमें। लिखो जैसे बोल रहा हूं
फोर्थ पॉइंट। अच्छा वैसे ये वाला पॉइंट किसको टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड को नॉन स्पेसिफाइड को? हाँ दोनों को, कंफ्यूज में मत रहो, स्पेसिफाइड के लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स बोले मैंने, बाकी सारे पॉइंट्स पूरा चैप्टर सबको ही एप्लीकेबल है। ठीक है, वहां लिखो नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखना, गिफ्ट वाउचर शैल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट। गिफ्ट वाउचर shall be taxable as perquisite subject to exemption of rupees 5,000, subject to exemption of rupees 5,000। तो स्टॉप, नीचे लिखो therefore taxable amount, therefore taxable amount is equal to कितना है, 10,000 माइनस 5,000, 5,000 लिखा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वेरी इजी, बताओ क्या करोगे फिफ्थ पॉइंट का। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट रेसिडेंस ऑफ श्री बाला एंड बिल अग्रीगेटिंग टू 25,000 पेड बाय एम्प्लॉयर, टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर क्या होगा, फुल्ली एग्जाम्ड है। ठीक है, ओके फिफ्थ पॉइंट लिख दो चलो। अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल, अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर shall be fully exempt। ठीक है, अब ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे को लगता है आप बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसे दो अभी क्वेश्चंस किए थे। हाउसिंग लोन 6% का है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 25 को 6 लाख का है। श्रीबाला पेज 12,000 पर मंथ टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, हर महीने के फर्स्ट को 12,000 का पेमेंट कर रहा है, और लेंडिंग रेट एसबीआई का 1 अप्रैल को है 10%। तो एसबीआई जो लोन 10% पे देती है उसके बॉस ने 6% पे दिए, तो 4% का बेनिफिट हो गया। तो आपको 6 लाख जो अमाउंट है उसको हर महीने रिड्यूस करना पड़ेगा 12,000 से, क्योंकि हर महीने ये 12,000 पे कर रहा है। तो आपका जो फर्स्ट मंथ है अप्रैल के एंड का आउटस्टैंडिंग कितना लोगे, 6 लाख नहीं लेना है, अप्रैल के मंथ का आउटस्टैंडिंग विल चेंज टू 5,88,000। 5,88,000 पे 4% इंटू 1/12, 1960। डू दिस कैलकुलेशन फॉर एवरी मंथ सेपरेटली, वैसे ही फॉर्मेट बनाओ जो हमने इसके पहले कल सॉल्व किया था, राइट। आप लोग एक काम करो ना, मेरे को पहले रफ में ये सॉल्व करके नंबर बता दो आपका क्या रहा है। क्या फास्ट कर लिया, वाह, सही आंसर है। सेम फॉर्मेट बनाओ, कंप्लीट कर लो इसको, हो गया। दिया है बट वैसे क्वेश्चन में देगा, बट वो क्या बोल रहे हो बताओ, बताओ शॉर्ट ट्रिक।
सॉल्व दिस बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। कंक्लूजन लिख सकते हो आप लोग। आपका फाइनल आंसर बताना सबका टोटल करके 20,880 और सारे नंबर्स ऐड करके क्या आ रहा है? 57,280 इज द राइट आंसर। क्या होशियार बच्चे यार। होमवर्क मिले नहीं तुमको ज्यादा इसमें? क्या बहुत मिले? सैलरीज में क्या सॉल्व किया बताओ होमवर्क? ये चैप्टर का पूछ रहा, पहले के निकाल रहे। किसने छोड़ा आधा अधूरा? क्या इल्जाम लग रहा मेरे पे?